बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कोर्स है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स में हमारा पहला लेक्चर है स्ट्रक्चर एंड डिफॉर्मेशन इन मटेरियल। ठीक है, इंट्रोडक्शन। A wide variety of material are used in application where resistance to mechanical loading is necessary called engineering materials। हमारे साथ एक मटेरियल होते हैं, एक हमारे साथ इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं जिसके हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स का मतलब ये है कि हमें मटेरियल का पता चल जाए कि कौन सी मटेरियल का की एप्लीकेशन किस जगह पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ मेटल्स एंड एलाइज है, तो मेटल एंड एलाइज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे साथ पॉलीमर्स है, तो पॉलीमर की एप्लीकेशंस क्या है। इस तरह हमारे साथ सिरामिक्स एंड ग्लासेस है, तो सिरामिक्स और ग्लासेस की एप्लीकेशन क्या है। इस तरह हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है, तो कंपोजिट मटेरियल की एप्लीकेशन हमारे साथ क्या है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल का मतलब ये है कि हम हर मटेरियल की एप्लीकेशन समझ लें। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड एलाइज। पहला चार क्लासेस है। पहला हमारे साथ मेटल्स एंड एलाइज है, दूसरा हमारे साथ पॉलीमर्स है, तीसरा हमारे साथ सिरामिक्स एंड ग्लासेस है, और चौथा हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है, differences among the classes of material as to chemical bonding and microstructure affect mechanical behavior, giving rise to relative advantages and disadvantages among the classes। मतलब कि हम मटेरियल की केमिकल बॉन्डिंग, हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बॉन्डिंग है, एक को हम प्राइमरी बॉन्डिंग कहते हैं और एक को हम सेकेंडरी बॉन्डिंग कहते हैं। तो प्राइमरी बॉन्डिंग हमारे साथ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड, ये हमारे साथ प्राइमरी बॉन्ड है और ये हमारे साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस तरह डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्सेस, ये हमारे साथ सेकेंडरी बॉन्ड्स है। ठीक है, तो मुख्तलिफ केमिकल बॉन्डिंग से हम मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ और क्लासेस मालूम कर सकते हैं कि क्लासेस मतलब मेटल इन एलाइ है तो इसमें कौन से बॉन्डिंग है, पॉलीमर में कौन से बॉन्डिंग है, सिरामिक्स इन ग्लासेस में कौन से बॉन्डिंग है, और कंपोजिट में कौन कौन से बॉन्डिंग पाए जाते हैं। तो हम आज के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ माइक्रोस्ट्रक्चर इफेक्ट मैकेनिकल बिहेवियर। ठीक है, उसका माइक्रोस्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो इससे हमें इसके प्रॉपर्टी का पता चल जाता है। तो दो चीज़ों से हमें मटेरियल के प्रॉपर्टी, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब हमारे साथ मेटल है तो मेटल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसकी वेट एडवांटेज ये है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब हर किस्म की मटेरियल के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसकी केमिकल बॉन्डिंग और इसकी माइक्रोस्ट्रक्चर इफेक्ट से हमें इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता चल जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस हैं। पहला क्लास हमारे साथ मेटल्स एंड एलाइज है। ठीक है, तो मेटल्स एंड एलाइज में सबसे पहले हमारे साथ आयरन्स एंड स्टील्स है। आयरन हमारे साथ मेटल है और स्टील हमारे साथ एलाई है। ठीक है, मेटल और एलाई में फ़र्क ये है, ये हमारे एक क्लास में शामिल है, लेकिन मेटल हमारे साथ एक एलिमेंट से बना होता है, एक मटेरियल से बना होता है, और एलाई हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बना होता है जिसमें कम से कम एक मेटल होगा। एलाई हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बना होता है जिसमें एक कम से कम मेटल होगा। ठीक है, फिर हमारे साथ एक एलाई है और एक हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है, तो एलाई हमारे साथ भी दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बना होता है और कंपोजिट मटेरियल भी हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बना होता है। एलाई हमारे साथ होमोजीनियस मिक्सचर है और कंपोजिट हमारे साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह हमारे साथ एलुमिनियम एलाइज है। एलुमिनियम की मुख्तलिफ एग्जांपल्स है एलाइज के। टाइटेनियम एलाइज है, कापर एलाइज, ब्रॉन्जेस, मैग्नीशियम एलाइज, निकल बेस, सुपर एलाइज। ठीक है, तो हमारे साथ पहला क्लास है मेटल्स एंड एलाइज। ठीक है, तो मेटल की हमारे साथ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है
लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा डेंसिटी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्ले प्रोडक्ट्स हैं, तो सिरामिक्स एंड ग्लासेस हैं दूसरा क्लास, ठीक है। टोटल 4 क्लासेस है। पहला है मेटल एंड एलाइज, दूसरा हमारे साथ है सिरामिक्स एंड ग्लासेस, ठीक है। तो सिरामिक्स एंड ग्लासेस में हमारे साथ क्ले प्रोडक्ट्स हैं, कंक्रीट है, ठीक है, जो आप जानते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको हम जानते हैं, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है, टाइटेनियम एल्यूमिनाइट और सिलिका ग्लासेस, ठीक है। तो सिरामिक्स एंड ग्लासेस के एडवांटेज ये है कि इसकी स्ट्रेंथ हमारे साथ ज़्यादा है, ठीक है। बाद में हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे साथ पॉलीमर्स है, ठीक है। तो पॉलीमर के हमारे साथ 2 टाइप्स है, ठीक है। सब टाइप्स हमारे साथ इसके 2 हैं। एक को हम थर्मोसेटिंग और दूसरे को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्लासेस के मुकाबले में पॉलीमर हमारे साथ वीक है, ठीक है। दूसरी क्लासेस के मुकाबले में पॉलीमर हमारे साथ वीक है। फिर पॉलीमर के 2 टाइप्स हैं, एक हमारे साथ थर्मोप्लास्टिक है और दूसरा हमारे साथ थर्मोसेटिंग है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग हमारे साथ स्ट्रांग होते हैं बनिस्बत थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है। तो पॉलीमर में हमारे साथ पॉलीइथाइलीन है, ठीक है, जिसको हम पॉलीथीन बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी, ठीक है, पीवीसी पाइप्स, ठीक है। पीवीसी पाइप्स हमारे साथ है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तीसरा हमारे साथ है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन हमारे साथ रिजिड और ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। इसकी फिजिकल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ फोम और शीट मटेरियल में यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ पॉलीमर्स के 2 किस्में हैं, एक हमारे साथ थर्मोप्लास्टिक है और एक हमारे साथ थर्मोसेटिंग है। नाइलॉन्स, ठीक है, ये भी हमारे साथ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जिस तरह हमारे साथ कपड़ों में यूज़ होता है, कपड़े हैं, ठीक है। एपॉक्सीज हमारे साथ एपॉक्सी रीजन यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और ये हमारे साथ थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं और ये हमारे साथ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, ठीक है। और आखिर हमारे साथ रबर्स हैं, जो हमारे साथ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है। इस तरह हमारे साथ आखिर चौथा क्लास हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है। तो कंपोजिट मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि ये 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल से बना होता है, जिसमें हमारे साथ एक पार्ट हमारे साथ मैट्रिक्स होता है और दूसरा हमारे साथ रीइंफोर्समेंट होता है। तो रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है और मैट्रिक्स हमारे साथ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। और दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा फंक्शन ये है कि ये रीइंफोर्समेंट मटेरियल या फाइबर को एक दूसरे से अलहदा करते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो अच्छी होती है, इसकी स्टिफनेस टू वेट रेशो अच्छी होती है, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें प्लाईवुड है, ठीक है। तो प्लाईवुड हमारे साथ रूफ स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, सीलिंग में यूज़ होते हैं, कबोर्ड वगैरह में हमारे साथ ये यूज़ होते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे साथ है सीमेंटेड कार्बाइड्स, ठीक है। तो सीमेट्रिक कार्बाइड हमारे साथ मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होते हैं, मतलब कंपोजिट की भी फिर अलग अक़साम है जो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होता है और इसकी टफनेस अच्छी होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी टफनेस हमारे साथ अच्छी होती है। फाइबर ग्लास भी हमारे साथ एक कंपोजिट मटेरियल है, जिसमें हम फाइबर रीइंफोर्समेंट के तौर पर और प्लास्टिक मैट्रिक्स के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। चौथा हमारे साथ इसमें है ग्राफाइट इपॉक्सी, इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो और स्टिफनेस टू वेट रेशो अच्छी होती है, ठीक है। और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये बहुत नेग्लिजिबल होती है, न होने के बराबर होती है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड एल्यूमिनियम, तो ये हमारे साथ एक मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होता है, जिसमें एल्यूमिनियम एज ए मैट्रिक्स यूज़ होता है और सिलिकॉन कार्बाइड हमारे साथ एज ए फाइबर यूज़ होता है, ठीक है। आखिर में हमारे साथ एनामॉइड एल्यूमिनियम लेमिनेट होते हैं, ठीक है। तो इसकी ये हमारे साथ एक मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है, इसकी पर्टिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी पर्टिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इसमें
क्रैक प्रोपेगेशन बहुत स्लो होता है, ठीक है। मतलब अगर क्रैक इसमें प्रोड्यूस हो जाए तो क्रैक प्रोपेगेशन इस किस्म की मटेरियल में बहुत स्लो होता है। तो हमारे साथ इस स्लाइड में चार किस्म की मटेरियल्स हैं। एक हमारे साथ है मेटल्स एंड एलाइज, दूसरा हमारे साथ है सिरामिक्स एंड कंपोजिट, तीसरा हमारे साथ है पॉलीमर्स और चौथा हमारे साथ है कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। अब फर्दर डिटेल में जाते हैं इसकी। तो हमारे साथ इसकी प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमारे साथ मेटल्स एंड एलाइज है, ठीक है, मेटालिक्स, ठीक है। तो इसकी ग्रेन्स, अगर इसको माइक्रोस्ट्रक्चर हम देख ले तो इसका ग्रेन्स हमारे साथ क्रिस्टल होता है, ठीक है। ये स्ट्रांग है, स्टेप है, डक्टाइल है और कंडक्टिव है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। स्ट्रेंथ और स्टेपनेस में फ़र्क क्या है, ठीक है। एक हमारे साथ स्ट्रेंथ है और एक हमारे साथ स्टेपनेस है। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि इस पे आप कितना स्ट्रेस इस पे अप्लाई कर ले ताकि ये इसमें फ्रैक्चर आ जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब वो लोड है जब हम इस पे अप्लाई कर लें और इसमें फ्रैक्चर आ जाए। तो फ्रैक्चर पैदा होने तक जितना लोड हम इस पे अप्लाई करते हैं इसको हम इसका स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेपनेस है। तो स्टेपनेस ऐसा लोड जब हम इस पे मटेरियल एक बॉडी पे अप्लाई कर लें और इस एप्लीकेशन लोड के हटाने के बाद ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो यहाँ तक इसको हम इसका स्टेपनेस कहते हैं। तो स्ट्रेंथ वो लोड है जो फ्रैक्चर तक होता है और स्टेपनेस वो लोड है जिसको अगर हम हटाएं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को आता है। डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब कि इसमें एलांगेशन आता है मोर देन 5%, ठीक है। और ये डक्टाइल और ब्रिटल की डिफिनेशन हम आगे लेक्चर में तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। और कंडक्टिव है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज, इसमें फ्रैक्चर आता है, ठीक है। और इसकी फटीग प्रॉपर्टी, फटीग हमारे साथ वो लोड है जो टाइम के साथ साथ वेरी होता है, ठीक है। तो फटीग प्रॉपर्टी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। दूसरा हमारे साथ पॉलीमर है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलीमर के हमारे साथ दो टाइप्स हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। इसमें जो बांड है वो कोवेलेंट बांड होता है और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ डायपोल मोमेंट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे साथ सेकेंडरी बॉन्ड है, ठीक है। चेन मॉलिक्यूल, पहला क्रिस्टल था मेटल्स और इसके मॉलिक्यूल्स इसके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लो कास्ट, लाइट वेट, रेजिस्ट कोरोजन, ठीक है। कोरोजन इसमें नहीं आता, ठीक है। इसका वेट बहुत कम होता है, ठीक है। और कास्ट भी इसका कम है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लो स्ट्रेंथ, मतलब ये बहुत वीक है। पॉलीमर हमारे साथ बहुत वीक है। लो स्टेपनेस, इसकी स्टेपनेस बहुत कम होती है और इसमें क्रीप आता है। तो क्रीप हमारे साथ ऐसा पीरियड है जो टाइम के साथ साथ आता है। मतलब आपके साथ एक मटेरियल है, पॉलीमर है, उस पर आप लोड अप्लाई कर लें, उसमें इनिशियल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए, थोड़ा सा लोड अप्लाई कर लें, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो बहुत टाइम बाद ये फेल हो जाता है। तो क्रीप ऐसा फेलियर है जो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला इनिशियल स्ट्रेन जो इसमें प्रोड्यूस हो जाए, दूसरा टाइम के साथ साथ इसमें फेलियर आता है और तीसरा टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रीप हमारे साथ एक फेलियर है जो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, इनिशियल स्ट्रेन, टाइम और टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह हमारे साथ सिरामिक्स एंड ग्लासेस, ये आयनिक बॉन्ड इसमें होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इससे पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि हम उसकी केमिकल बॉन्डेड से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सिरामिक्स और ग्लासेस में हमारे साथ आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और उसकी ग्रेन अगर हम देख लें तो हमारे साथ क्रिस्टल हो सकते हैं और एमॉर्फस, ठीक है। एमॉर्फस हमारे साथ नॉन क्रिस्टल होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी स्टिफनेस भी ज़्यादा होती है, इसकी हार्डनेस हमारे साथ ज़्यादा होती है, ठीक है। और हार्डनेस हमारे साथ ये हमारे साथ रेजिस्टेंस टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्क्रैच, जब इसमें स्क्रैचिंग प्रोड्यूस नहीं होता तो हम कहते हैं ये मटेरियल हार्ड है। अगर हम आसानी से इसमें स्क्रैच प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम कहते हैं ये सॉफ्ट है। जब मटेरियल सॉफ्ट हो तो इसकी हार्डनेस कम होगी, ठीक है। और ये हमारे साथ रेजिस्टेंस टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ठीक है। इसका मतलब लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है ये डिटेल से हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप एक बॉडी पे टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं। जब किसी बॉडी पे आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो इसकी वीक पोर्शन में जो जगह इसका वीक है सबसे पहले स्ट्रेसेस उस पॉइंट पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले
एलांगेशन उस पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि वो फर्दर डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। मतलब इतना इसकी लेंथ इतना इंक्रीज होता है और डाया इतना डिक्रीज होता है, डाया इतना कम होता है कि फर्दरली डिफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम कहते हैं इस पोजीशन पे स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना कि फर्दरली ये डिफॉर्म नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। फर्दर ये प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। ये फर्दर प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जगह अब हार्ड हो गया, फर्दर प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होता, ये हार्ड हो गया। तो इसलिए हार्डनेस की डिफिनीशन एक हमारे साथ ये है कि ये रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक लोकलाइज डिफॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरह रेजिस्ट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को रेजिस्टेंस पेश करता है और रेजिस्ट कोरोजन, मतलब इसमें कोरोजन भी नहीं आता। और इसके डिसएडवांटेज ये कि हमारे साथ ये ब्रिटल मटेरियल है, इसकी ब्रिटलनेस ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है तो वेरियस मतलब कि मुख्तलिफ बॉन्ड इसमें हो सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड फाइबर ATC। कंपोजिट के दो पार्ट्स हैं, एक को हम मैट्रिक्स कहते हैं, दूसरे को हम फाइबर। तो फाइबर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं और मैट्रिक्स प्रोटेक्शन के लिए, और फाइबर को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है और लाइट वेट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो अच्छी होती है, इसी तरह इसकी स्टिफनेस टू वेट रेशो अच्छी होती है, ठीक है। हाई कॉस्ट और डिलिमिनेशन का मतलब ये है कि ये इसमें बाउंड्रीज होती है, ठीक है। बाउंड्रीज जिस तरह फाइबर्स हैं, दरमियान में फाइबर जाते हैं तो इसमें बाउंड्रीज ज़्यादा होती है। डिलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो डिवाइडिंग लाइन है, जो फाइबर्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये कॉस्टली होती है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह ये हमारे साथ 4 किस्म के मटेरियल हो गए। एक हमारे साथ मेटल्स एंड एलाई, दूसरा हमारे साथ पॉलीमर्स है, तीसरा हमारे साथ सिरामिक्स एंड ग्लासेस है, और चौथा हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल्स है, ठीक है। अब फर्दर इसको पढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग इन सिरामिक्स एंड ग्लासेस imparts mechanical strength and stiffness and also temperature and corrosion resistance but causes brittle behavior, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ सिरामिक्स और ग्लास है जो कि एक ग्लास है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और इसकी स्टिफनेस भी हो ज़्यादा। स्टिफनेस का मतलब ये है कि इसका यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, एंड आल्सो टेम्परेचर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस बट काजेज ब्रिटल बिहेवियर। मतलब ये है कि हमारे साथ सिरामिक्स और ग्लासेस इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है, टेम्परेचर और कोरोजन को रेजिस्टेंस पेश करता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हमारे साथ ये ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट इसके मुकाबले में मेनी पॉलीमर्स आर रिलेटिवली वीकली बॉन्डेड बिटवीन द चेन मॉलिक्यूल, इन विच केस द मटेरियल हैज़ लो स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस एंड इज ससेप्टेबल टू क्रीप डिफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि पॉलीमर इसके मुकाबले में वीक है, ठीक है, और इसमें चेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम है, स्टिफनेस कम है, ठीक है। और क्रीप ससेप्टेबल टू क्रीप डिफॉर्मेशन, लेकिन इसमें क्रीप फेलियर आता है, ठीक है। तो एक तरफ अगर हम देख ले तो सिरामिक्स की एडवांटेजेस है, ये है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्टिफनेस ज़्यादा है, टेम्परेचर और कोरोजन को रेजिस्टेंस पेश करता है, लेकिन नुकसान ये है कि हमारे साथ ये ब्रिटल मटेरियल है। और इसके मुकाबले में पॉलीमर है तो हमारे साथ ये वीक है, ठीक है। इसी तरह इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्टिफनेस कम है, ठीक है, और ससेप्टेबल टू क्रीप डिफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमारे साथ ये लाइट वेट है, ठीक है। तो हमारे साथ ये सिरामिक्स और पॉलीमर है। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ ये स्केलिंग है, ठीक है। इस स्लाइड का मतलब ये है कि हमारे साथ इसका मतलब ये है कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स हम यूज़ करते हैं। अगर इधर आप लोग देख लें, फिज़िक्स में हम
10⁻10 और 10⁻9 स्केल यूज़ करते हैं। 10⁻10 to 10⁻9 मीटर। मेटलर्जी में हम 10⁻5 माइक्रोस्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो 10⁻5 मीटर स्केल यूज़ करते हैं। मैकेनिक्स में हम 10⁻2 से लेकर 10⁻1 तक यूज़ करते हैं स्केल। और स्ट्रक्चर में या इंजीनियरिंग में हम 10⁻0 या 10⁻1 से लेकर 10⁻0 तक स्केल हम यूज़ करते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की साइज़ हम मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल है, मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर एक्सप्लेन भी किया है दूसरे स्लाइड में। एट एनी गिवन साइज स्केल एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर कैन बी सॉट by looking at what happened at a smaller scale. The behavior of a machine, vehicle or structure is explained by the behavior of its components part, and the behavior of these can in turn be explained by the use of small test specimen of the material. मतलब कि मैकेनिक्स में हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं मीटर्स में, या 10⁻1 या से लेकर 10⁻2 मीटर से तक। ठीक है, मतलब व्हीकल में या स्ट्रक्चर्स में या मशीन्स में हम ये स्केल यूज़ करते हैं। सिमिलर द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज एक्सप्लेन। अगर माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर हो तो इसको हम फॉर एग्जांपल इसका क्रिस्टल ग्रेन्स, इसका ग्रेन हम चेक करते हैं। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट्स हैं जो इस लेक्चर के आखिर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह पॉलीमर चेंज है या माइक्रोस्ट्रक्चर फीचर हैं, अगर वो हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए हम स्केल यूज़ करते हैं 10⁻³ to 10⁻9 मीटर। तो इस स्लाइड का मतलब ये है कि मशीन, व्हीकल या स्ट्रक्चर में हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो 10⁻0 से लेकर 10⁻2 मीटर तक हम यूज़ करते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम करते हैं तो इसके लिए हम स्केल यूज़ करते हैं 10⁻³ to 10⁻9 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। Thus, knowledge of behavior over the entire range of sizes from 1 meter to 10⁻10 meter contributes to understanding and redirecting the परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, व्हीकल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल हैं जो मुख्तलिफ, हम इसकी कंडीशन को देखते हैं कि हम कौन सा स्केल यूज़ कर लें। ठीक है, तो अगर बड़ा साइज़ हो तो इसके मुताबिक हम स्केल यूज़ करते हैं। अगर छोटा साइज माइक्रो लेवल पे हो तो इसके लिए हम माइक्रो यूज़ करते हैं, नैनो। इस तरह हम कहते हैं ये माइक्रो मटेरियल है, ये हमारे साथ नैनो मटेरियल है। अगर साइज़ बहुत ज़्यादा, हमारे साथ एक पाउडर हो जिसका साइज़ बहुत कम हो तो इसको हम नैनो की यूनिट में यूज़ करते हैं। नैनो हमारा मतलब 10⁻9 मीटर, माइक्रो मतलब 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो हमारे साथ ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ है बॉन्डिंग एंड सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ है बॉन्डिंग एंड सॉलिड। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ दो किस्म की बॉन्डिंग है, एक हमारे साथ प्राइमरी बॉन्डिंग है, दूसरा हमारे साथ सेकेंडरी बॉन्डिंग है। ठीक है, प्राइमरी बॉन्डिंग हमारे साथ स्ट्रांग होते हैं, सेकेंडरी बॉन्डिंग हमारे साथ वीक होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी बॉन्डिंग की भी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल को सॉलिड फॉर्म में रखते हैं या लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हमारे साथ सेकेंडरी बॉन्डिंग है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड ये हमारे साथ प्राइमरी बॉन्डिंग है। इसी तरह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वंडर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक हिस्सा है, ये हमारे साथ सेकेंडरी बॉन्डिंग है। ठीक है, फिर प्राइमरी बॉन्डिंग में सबसे स्ट्रांग बॉन्ड हमारे साथ आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कोवेलेंट बॉन्ड है और तीसरे नंबर पे हमारे साथ मेटालिक बॉन्ड है। सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट होल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल टुगेदर इन सॉलिड। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक आर कलेक्टिवली टर्म एज अ प्राइमरी बॉन्ड। मैंने आपको बता दिया कि आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड को हम प्राइमरी बॉन्ड कहते हैं। प्राइमरी बॉन्ड आर स्ट्रांग एंड स्टिफ एंड डू नॉट इजीली मेल्ट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आसानी के साथ हम मेल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके प्राइमरी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और इसकी स्टिफनेस भी ज़्यादा होती है। ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखें। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग ऑफ मेटल्स एंड इलास्टिक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग ऑफ मेटल इन सिरामिक्स एंड दे प्रोवाइड द रिलेटिवली हाई इलास्टिक मॉडल्स इन दिस मटेरियल। मतलब इसका मतलब यह है कि अक्सर मेटल्स और सिरामिक्स में हमारे साथ प्राइमरी बॉन्डिंग है।
वंडरवाल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर रिलेटिवली वीक आर कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, वंडरवाल बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे साथ डायपोल इंटरेक्शन है। दीज आर इम्पॉर्टेंट in determining the behavior of liquid and as bonds between the carbon chain molecule in polymer। ठीक है, ये हमारे साथ पॉलीमर में हमारे साथ सेकेंडरी बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब सिरामिक्स और मेटल में हमारे साथ प्राइमरी बॉन्ड्स हैं, पॉलीमर हमारे साथ सेकेंडरी बॉन्ड है, और कंपोजिट मटेरियल डिपेंड करते हैं, इसमें प्राइमरी बॉन्ड भी हो सकता है और इसमें हमारे साथ सेकेंडरी बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हमारे साथ प्राइमरी बॉन्ड, इसे हम सबसे पहले हमारे साथ आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले वाला हमारे साथ, इसमें अगर पहले वाले को हम देख ले फिगर 2.3 में, तो पहला वाला हमारे साथ आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड में हमारे साथ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होता है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम के आखिरी शेल में अगर आप लोग चेक कर ले तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है क्लोरीन को, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है। प्लस इसलिए आता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है क्लोरीन को, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। ठीक है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं। जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है क्लोरीन को, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आता है। इस तरह क्लोरीन को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के दरमियान अट्रैक्शन पाया जाता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। इस तरह H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन अपने आखिरी शेल के 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हैं और H2O बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह हमारे साथ मेटालिक बॉन्ड है। तो मेटालिक बॉन्ड का मतलब ये है हमारे साथ मेटल्स में आखिरी शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते हैं, और इसका हर एटम्स की, मतलब एक मेटल हमारे साथ बहुत ज़्यादा एटम से बना होता है, एक मेटल हमारे साथ बहुत ज़्यादा एटम्स, तो हर एटम्स के आखिरी शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते हैं और ये एक क्लाउड बनाता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और इसकी न्यूक्लियस के दरमियान एक अट्रैक्शन पाया जाता है, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और नीचे इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आयनिक भी मैंने आपको बता दिया, कोवेलेंट भी मैंने आपको बता दिया, और मेटालिक बॉन्ड भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एन एटम इज स्टेबल विद 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट पर हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ हर शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो स्टेबल हो जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, an atom of the metal sodium with only 1 electron in outermost shell can donate an electron to an atom or chlorine, making chlorine atom stable with outer shell or 8 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बता दिया कि सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द एटम्स बिकम चार्ज आयंस सच एस Na+। क्यों Na+ आता है मैंने आपको बता दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। क्लोरीन की माइनस क्यों आता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्टिंग ईच अदर टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। ए कलेक्शन ऑफ सच चार्ज आयंस इक्वल नंबर्स ऑफ ईच इन दिस केस फॉर्म एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉलिड बाय अरेंजमेंट एटम्स इनटू ए रेगुलर क्रिस्टलाइन एरे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में डिफर फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो ये हमारे साथ इस लेक्चर का पहले लेक्चर का पहला हिस्सा है। ठीक है।